बेटाओ लास्ट लेक्चर में हमने बहुत थोड़ा सा एक दो बेसिक टर्म्स पढ़े बस। और वो इतना पढ़ा केवल कि लोअर एनर्जी लेवल किसे बोलते हैं, हायर एनर्जी लेवल किसे बोलते हैं, और एनर्जी किसी भी एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाएगी तो कितनी एब्जॉर्ब या एमिट होगी। ओके बेटाओ, ग्राउंड स्टेट क्या है और एक्साइटेड स्टेट क्या है ये हमने पढ़ लिया था। अब हम इसी एनर्जी के टर्म्स में एक बार फिर आते हैं तो आप वापस से हेडिंग लिखें, एनर्जी एब्जॉर्ब और एमिटेड इन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। ये जरूर ध्यान रखें आप लोग, जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाए तो उस समय इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन बोलते हैं। उस समय कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब या एमिट होगी, इन ये भी ध्यान रखना जरूरी है, आपको याद रखना कि इन हाइड्रोजन लाइक एटम्स और आयंस। इस बात को जितनी बार आप रिपीट करें, इस बात को दिमाग में रखें जिससे कभी भी गलती नहीं हो कि ये फॉर्मूले एक तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए हैं, जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाता है तब के लिए है, और ये भी केवल हाइड्रोजन जैसे एटम्स और आयंस के लिए बात हो रही है। बाकी और एटम्स के लिए जिनमें इलेक्ट्रॉन एक से ज्यादा हो उनके लिए नहीं है। ओके बेटाओ, तो यहाँ पर अगर हम बात करें बेटा तो इससे हम एक नए सिरे से इसको ड्राइव कर सकते हैं। इसको नए सिरे से ड्राइव करने के लिए मैं आप लोगों से पहले ये जानना चाहूंगा, हम ये मान लें कि इलेक्ट्रॉन जो है ये अब एनर्जी लेवल है, ऑर्बिट है, मैं पूरा नहीं बना रहा हूं उसके गोले, मैं ऐसे मान लेता हूं कि ऑर्बिट है n1 और ये ऑर्बिट है n2। अगर मेरे बेटा हो ये अगर लोअर से हायर में जा रहा है, लोअर एनर्जी लेवल से हायर में जा रहा है, तो उस समय एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा कितनी, डेल्टा ई। डेल्टा ई एनर्जी एब्जॉर्ब। और जब ये हायर से लो में आ रहा होगा, ऐसे आ रहा होगा ट्रांजिशन में, तब भी एनर्जी डेल्टा ई ही ये होगी, डिफरेंस दोनों का, और ये इतनी एनर्जी एमिट करेगा, रिलीज करेगा। रिलीज्ड और एमिटेड कुछ भी कह सकते हो, बट ये एनर्जी एब्जॉर्ब या एमिट कितनी करेगा ये डिपेंड करेगा कि ऑर्बिट n1 और n2 क्या है और इनकी एनर्जी क्या है। ओके बेटा हो, तो यहाँ पर ये हम लोग जानते हैं कि कितनी एनर्जी एमिट या एब्जॉर्ब करेगा। एनर्जी एब्जॉर्ब और एमिटेड कितनी होगी बेटा, दिस विल बी इक्वल टू En2 माइनस En1, दैट इज ऑर्बिट्स की एनर्जी का डिफरेंस। बट एक बार मैं फॉर्मूला फिर लिख दूं, आपको याद आ जाएगा। मेरे बेटाओ nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होती है ये हम पढ़ चुके हैं। अब nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का मुझे सिंबॉलिक फॉर्मूला बताओ, मैथमेटिकल नहीं जिससे न्यूमेरिकल यूज करने हैं। तो आपको याद होगा हमने ड्राइव किया था -2π² m² z² e⁴ डिवाइड बाय n²h²। याद आ गया बेटा? यस। वेरी गुड। मैं यहाँ पर इस फॉर्मूले का यूज करके अब मैं इसकी वैल्यू कैलकुलेट करता हूं कि ये कितना होगा। अब ये कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करें, आप ध्यान दोगे, मैं सिर्फ क्या चेंज हो रहा है, ऑर्बिट नंबर n चेंज हो रहा है। तो जब मैं n2 ऑर्बिट की एनर्जी निकालूंगा En2, तो मैं सेम फॉर्मूला पुट करूंगा, n की जगह पर बस n2 ऑर्बिट नंबर चेंज कर दूंगा। तो ऐसा करने से क्या होगा, मेरा फॉर्मूला बन जाएगा डेल्टा ई इज इक्वल टू -2π² m² z² e⁴ n2² h²। अब ये माइनस जो इस फॉर्मूले में आपको दिख रहा है, फिर आपको लिखनी है n1 ऑर्बिट की एनर्जी
तो ये हो जाएगी -2 पाई स्क्वायर mk स्क्वायर जेड स्क्वायर e पे पावर 4 डिवाइड बाय n1 स्क्वायर। सिर्फ चेंज कहां पर हुआ है मैं दूसरे पेन से आपको शो कर देता हूं, सिर्फ n1 और n2 का डिफरेंस है मेरे बेटा। जब आप ये ब्रैकेट ओपन करोगे तो आपको साफ दिख रहा है कि ये जो वैल्यू है ये वैल्यू माइनस और माइनस की वजह से प्लस हो जाएगी ब्रैकेट ओपन होने पर। और अब इन दोनों फॉर्मूले में से मैं 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर ई पे पावर 4 जेड स्क्वायर और इवन अपॉन एच स्क्वायर ये कॉमन ले सकता हूं क्योंकि सब सेम है। इसमें क्या बचेगा बेटा -1 अपॉन n2 स्क्वायर और यहाँ क्या हो जाएगा ये +1 अपॉन n1 स्क्वायर। प्लस वाले को मैं आगे लिख दूंगा तो ये हो जाएगा 1 अपॉन n1 स्क्वायर -1 अपॉन n2 स्क्वायर। ये फॉर्मूला बन गया आपके सामने। ओके बेटा हो यस एनी प्रॉब्लम? No. अब यहाँ पर बस एक खास बात आपको याद रखनी है, इसलिए मैंने फॉर्मूला वापस से ड्राइव किया। और वो खास बात क्या है? वो खास बात है बेटा वो अलग से लिख रहा हूं मैं, यहां से याद रखना। इफ एनर्जी एब्जॉर्ब और एमिटेड by electron in its transition in form of इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। याद आ गया बेटा? एनर्जी प्रोपेगेट 3 तरीके से करती है, बताया था आपको मैंने प्रीवियस वीडियोस में। यस सर। तो यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कर रहा है, लो से हाई में जा रहा है या हाई से लो में आ रहा है, एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है या एमिट कर रहा है, बट इलेक्ट्रॉन के द्वारा एब्जॉर्ब या एमिट की हुई एनर्जी अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में एब्जॉर्ब या एमिट हो रही हो, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में प्लांक ने क्या बताया कि ये एनर्जी पैकेट्स दैट इज क्वांटम से मिलके बने होते हैं। तो यहाँ पर एनर्जी एब्जॉर्ब या एमिट होगी वो क्वांटम की एनर्जी होगी, क्वांटम के फॉर्म में एमिट या एब्जॉर्ब होगी। और आपको बस यहीं पर सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि एक ट्रांजिशन में मतलब एक बार जगह चेंज करने पर एक ही क्वांटम एब्जॉर्ब या एमिट होगा। अगर एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है तो एब्जॉर्ब हो जाएगा और एमिट हो रही है तो एमिट होगा, बट एक ट्रांजिशन में केवल एक क्वांटम। ओके बेटा हो, ना एक से कम ना एक से ज्यादा। इसका मतलब क्या हुआ कि क्वांटम जो निकलेगा या जो एब्जॉर्ब होगा उसकी एनर्जी एग्जैक्ट इस ऑर्बिट की एनर्जी के बराबर होनी चाहिए, डिफरेंस के जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब एमिट कर रहा है उसके। इज दैट क्लियर? Yes, sir. तो बस ये चीज आप यहाँ पे लिख लो। इफ एनर्जी एब्जॉर्ब और एमिटेड बाय इलेक्ट्रॉन इन इट्स ट्रांजिशन इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, then one quantum is absorbed or emitted in each transition। हर ट्रांजिशन में एक ही क्वांटम एब्जॉर्ब या एमिट होता है। वो एमिट या एब्जॉर्ब तो डिपेंड करेगा कहां से कहां गया, बट एक ट्रांजिशन में केवल एक इलेक्ट्रॉन। ओके बेटा? Yes. इस पिक्चर से क्लियर हो गया? क्या कह सकते हैं हम लोग? इस पिक्चर से हम कह सकते हैं अब कि हेंस
energy of quantum absorbed or emitted will be equal to delta E in a transition. किसी ट्रांजिशन में एब्जॉर्ब हुआ या एमिट हुआ जो क्वांटम हुआ उसकी एनर्जी उन दोनों ऑर्बिट के डिफरेंस के बराबर होगी. सो मैं अब यहाँ पे फॉर्मूला बना सकता हूं. सो एच सी बाय लेमडा या एच न्यू जो क्या है बेटा, एनर्जी ऑफ क्वांटम विल बी इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर ई पे पावर 4 अपॉन एच स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर. बोलो बेटा कोई प्रॉब्लम है? बोलो. No, sir. वेरी गुड. यहां पर लेमडा और न्यू क्या है पता है ना आप लोगों को? हियर लेमडा एंड न्यू आर वेवलेंथ and frequency of quantum respectively. लैम्डा वेवलेंथ है, फ्रीक्वेंसी न्यू है, वो फ्रीक्वेंसी है किसकी? उस क्वांटम की जो एब्जॉर्ब या एमिट होगा. कहां से कहां? n1 ऑर्बिट से n2 ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन के जाने पर. इज दैट क्लियर बेटा? यस सर. Yes, sir. तो अगर मुझे उस क्वांटम की जानकारी हो जाए, मुझे उस क्वांटम की वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी मालूम चल जाए जो एब्जॉर्ब हुआ है या जो एमिट हुआ है, तो मैं कह सकता हूं कि उससे मैं एनर्जी निकाल सकता हूं क्वांटम की, और जो एनर्जी आएगी क्वांटम की वो रियल में उन दोनों ऑर्बिट के डिफरेंस के बराबर होगी. तो मैं किसी भी ऑर्बिट की एनर्जी का डिफरेंस अब दो तरह से निकाल सकता हूं. या तो मुझे n1 और n2 पता हो कहां से कहां गया तो वैल्यू पुट करके, या फिर उससे निकले हुए या एब्जॉर्ब हुए क्वांटम की फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ मालूम चल जाए तो एच सी बाई लेमडा से या एच न्यू से मैं एनर्जी निकाल लूंगा, क्योंकि वो एनर्जी जो क्वांटम की आएगी वो रियल में दोनों ऑर्बिट के बीच के डिफरेंस को बताएगी, एनर्जी के डिफरेंस को बताएगी. इज दैट क्लियर? Yes. वेरी गुड. मैं बेटा यहाँ पर इसको इस तरह लिख सकता हूं, ध्यान देना. 1 बाय लेमडा इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर ई पे पावर 4 अपॉन सी एच क्यू जेड स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर. बोलो ऐसे लिख सकता हूं? Yes. मैं कैसे लिख सकता हूं? ये क्या किया मैंने? बोलो बेटा वो क्या किया मैंने? सर CH को डिवाइड कर दिया. वेरी गुड. मैं या तो ये कह दो दोनों तरफ सी एच से डिवाइड कर दिया, या ये बोल दो सी एच को मैं डल लाऊंगा तो इधर डिवाइड हो जाएगा, या 1 में जाएगा. तो सी एच से एच स्क्वायर का मल्टीप्लाई होगा तो एच क्यूब. कितना क्लियर हो गया? Yes. अब इसमें मैं कुछ पार्ट इसमें से फिर इरेज कर रहा हूं. मेन पॉइंट से आप याद रखना. और वो क्या है बेटा जी कि जब भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है तो हर ट्रांजिशन में अगर एनर्जी
रेडिएशन के फॉर्म में एब्जॉर्ब या एमिट हो रही है, तो क्वांटम निकल रहा है या क्वांटम एब्जॉर्ब हो रहा है, तो जो क्वांटम की एनर्जी होगी वही दोनों ऑर्बिट की एनर्जी के डिफरेंस के बराबर होगी। तो अगर मुझे एब्जॉर्ब या एमिट हुए क्वांटम की वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी पता लग जाए, तो भी मैं दोनों ऑर्बिट के एनर्जी का डिफरेंस पता कर सकता हूं। या फिर मुझे दोनों ऑर्बिट जो है उनके ऑर्बिट नंबर n1 और n2 पता हो, तो भी मैं एनर्जी डिफरेंस निकाल सकता हूं। हमने अभी प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था। अब मैं इस प्रोसेस को आगे बढ़ाता हूं, और अब आपसे कहना चाहूंगा बेटा हो कि यहाँ पर 2 पाई आप लोग जानते हो 22/7 या 3.14। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आप जानते हो, लिखवा चुका हूं मैं आपको प्रीवियस वीडियोस में। कांस्टेंट की वैल्यू लिखवा चुका हूं, ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज बता चुका हूं, लाइट की स्पीड बता चुका हूं, और प्लांक कांस्टेंट भी। ये सारे कांस्टेंट्स हैं। अगर मैं एग्जाम टाइम पर इनकी वैल्यूज को लिख करके कैलकुलेट करूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, और जितनी ज्यादा हम कैलकुलेशन करते हैं वहां पर एरर के चांस उतने बढ़ जाते हैं। इसीलिए मैं इस काम को पहले ही करके रख लेता हूं। मैं इन सब को यहाँ पर कह दूं तो ये कांस्टेंट हो गए सारे। सब क्या है बेटा, ये सारे कांस्टेंट्स है ना? यस। हाँ, यहाँ पर जेड तो वेरिएबल है, एटॉमिक नंबर तो चेंज होने वाला है, क्योंकि तो एलिमेंट पे डिपेंड करेगा। हाइड्रोजन के लिए एटॉमिक नंबर 1, हीलियम आयन के लिए कहेंगे तो 2, लिथियम के लिए तो 3। तो एलिमेंट चेंज होने पर जेड चेंज हो जाएगा, तो ये तो कांस्टेंट नहीं है। n1 और n2 वो ऑर्बिट है जहां से इलेक्ट्रॉन जहां जा रहा है, तो वो हम कहीं भी स्टडी कर सकते हैं। फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड में जाए, सेकंड से फोर्थ में जाए, है ना, या फर्स्ट से फिफ्थ में जाए। तो n1 और n2 ऑर्बिट नंबर जो इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन में इन्वॉल्व है, जहां से जहां इलेक्ट्रॉन जा रहा है, वो भी वेरिएबल है। तो इन दो को छोड़ के बाकी सारी चीजें आपकी क्या है, कांस्टेंट है। इनके चेंज होने से एनर्जी चेंज होगी, इसलिए क्वांटम की एनर्जी चेंज होने का मतलब उसकी वेवलेंथ चेंज होगी, तो ये भी वेरिएबल है। तो इन सारे कांस्टेंट्स को मिला करके हमने एक नया कांस्टेंट बना दिया इनकी जगह पर, और इन्हें कैलकुलेट करके उसकी वैल्यू भी निकाल ली। ओके बेटा? यस। अब बताओ उस वैल्यू के बारे में। इन सभी कांस्टेंट्स को मिला के बोलते हैं रिजबर्ग कांस्टेंट। तो अब आप ध्यान देना, मैं यही सारी बातें वापस से लिख रहा हूँ, मतलब कंटिन्यू हम आगे चल रहे हैं। जितना आप लिख चुके हो वो पार्ट मैंने इरेज कर दिया है, अब हम इसके आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो देखो बेटा हो, मैं इसको लिखूंगा, और 1/λ इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ये बन गया आपके सामने मेन फॉर्मूला, जिससे हम उस क्वांटम की वेवलेंथ पता हो तो ऑर्बिट n1 n2 पता कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन कहां से कहां गया। n1 n2 पता हो तो निकले हुए क्वांटम या एब्जॉर्ब हुए क्वांटम की वेवलेंथ पता कर सकते हैं। क्योंकि हमें n1 n2 पता होगा, जेड तो एलिमेंट के नाम के अकॉर्डिंग पता लग जाता है, एटॉमिक नंबर क्या है, किसकी बात हो रही है, एलिमेंट की, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम जो भी है। और आर एक कांस्टेंट है जो इन सब की वैल्यू को कैलकुलेट करने पर मिल जाएगा। इस कांस्टेंट को हमने क्या नाम दिया है, वो चीज अब यहाँ पे लिख देते हैं। हियर आर इज कॉल्ड एज रिजबर्ग कांस्टेंट। ये इसका नाम है, और इसकी वैल्यू मिलती है इन सारे कांस्टेंट्स की वैल्यू पुट करके कैलकुलेट करने पर। वो वैल्यू मिलती है 109,677 पर सेंटीमीटर।
एक और वैल्यू लिखूं मैं आपको, कुछ बातें डीप में बताना चाहता हूं। 109,77737 पर सेंटीमीटर। मेरे बेटाओ, एक वैल्यू एक्सपेरिमेंट से पता लगी, एक वैल्यू थ्योरी से पता लगी। थ्योरी मतलब थ्योरी के फॉर्मूलों से। हमने क्या किया, अपने न्यूमेरिकल्स के लिए वैल्यू यूज की 109,700 पर सेंटीमीटर, ये फॉर न्यूमेरिकल्स, क्योंकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। एक एवरेज वैल्यू ले ली हमने। जैसे आप लोगों ने याद हो, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन 9.8 होता है, आप लोग 10 लेके न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हो, याद है बेटा? बोलो बेटा, वो याद है ना? Yes, sir. अब जब इन लोगों ने इतना सॉल्व किया तो मैंने इसको और भी सिंपल कर दिया। मैं और आगे बढ़ गया। मैंने कहा कि इस वैल्यू को हम लिख सकते हैं 1.097 इंटू 10 पे पावर 5। 1 2 3 4 5 है ना बेटा? ऐसे बोल सकते हैं। और मैंने इसको ऐसे भी नहीं बोला, मैंने अब इसको भी कर दिया राउंड ऑफ। और मैंने इसको बोल दिया R इज इक्वल टू 1.1 इंटू 10 पे पावर 5 सेंटीमीटर इनवर्स, या 1.1 इंटू 10 पे पावर 7 मीटर इनवर्स। बेटा सेंटीमीटर से मीटर बनाते हैं तो 100 का डिवाइड, पर ये पर सेंटीमीटर से पर मीटर बनाया है, इसलिए 100 का मल्टीप्लाई। समझ में आ गया? Yes, sir. अब मैं मोस्टली ये वैल्यू यूज करके अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ये यूज करता हूं, और जल्दी से मैं अप्रोक्सीमेट आंसर निकाल के आंसर टिक कर देता हूं। लेकिन मोस्टली आपको न्यूमेरिकल्स में वैल्यू यही पुट करनी है जो आपके सामने लिखी हुई है, 109,700 पर सेंटीमीटर, या मीटर में हो तो एक 2 जीरो और बढ़ा देना। इतना क्लियर हो गया? यस सर। वेरी गुड। तो इन वैल्यूज में चक्कर मत पड़ना, इन वैल्यूज को याद रखना। स्पेशली अब आपको 2 वैल्यू याद रखनी है, थ्योरेटिकल सब्जेक्टिव पेपर्स के लिए ये, और ऑब्जेक्टिव के लिए ये, बस। बाकी सब आप दिमाग में याद रखो, अच्छी बात, नहीं रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं। मेरे बेटा अब यहाँ पे कुछ और अच्छी अच्छी बातें पढ़ लेते हैं, और वो ये है कि अगर मैं इसको अब चेंज करना चाहूँ अपने तरीके से नए फॉर्मेट में, तो मैं इसको नए नए फॉर्मूलों में चेंज कर सकता हूँ। अब ध्यान देना मेरे साथ साथ, कैसे चेंज कर सकते हैं, है ना? इसी फॉर्मूले को नए नए फॉर्मूले में चेंज करेंगे। सबसे पहला तो ये है, मैंने आपको बहुत पहले, काफी टाइम हो गया, प्रीवियस वीडियोस में आप देखोगे तो आपको मिल जाएगा, मैंने आपको 1/λ को एक बात बताई थी। 1/λ को हम बोलते हैं वेव नंबर। क्या बोलते हैं बेटा? इसको मैं अलग से लिख देता हूं, नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ। वो यूनिट लेंथ आपने सेंटीमीटर ली है तो पर सेंटीमीटर में, मीटर ली है तो पर मीटर में। जो नंबर ऑफ वेव्स होती हैं उसको बोलते हैं वेव नंबर। इस वेव नंबर का सिंबल होता है न्यू बार, ऊपर बार लगा देते हैं, न्यू बार। ये इक्वल होती है 1/λ के वेवलेंथ की। और इस न्यू बार से क्लियर है कि नंबर ऑफ वेव पर सेंटीमीटर है, इसका मतलब इसकी यूनिट होगी वो पर सेंटीमीटर या पर मीटर होगी। तो आप समझ जाओ, इसीलिए यहाँ पे रिजबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू है वो पर सेंटीमीटर या पर मीटर में। ये क्या है? ये नंबर ऑफ वेव्स पर सेंटीमीटर, नंबर ऑफ वेव्स पर मीटर, पर वो नंबर ऑफ वेव लिखते नहीं है। ओके बेटा? Yes, sir. तो इस डेफिनेशन से मैं यहाँ पे एक और नया फॉर्मूला बना सकता हूँ, वेव नंबर न्यू बार इज इक्वल टू, क्योंकि 1/λ की जगह पे मैं न्यू बार लिख दूंगा, RZ²
1/n1² माइनस 1/n2²। इस तरह से मैं डायरेक्ट वेव नंबर निकाल सकता हूँ। एक और चेंज करते हैं, और वो ये है कि अगर मुझे सपोज करो बेटा हो फ्रीक्वेंसी निकालनी है इस फॉर्मूले से, क्या निकालनी है? क्वांटम की फ्रीक्वेंसी। तो आपने पढ़ा था, आपको याद होगा, फिर याद दिलाता हूं मेरे बेटा हो, C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा होता है। इसका मतलब ये हुआ फ्रीक्वेंसी बराबर हो जाएगा C/λ। अगर मुझे फ्रीक्वेंसी निकालनी है इस फॉर्मूले से, तो मैं इस पूरे फॉर्मूले में C से मल्टीप्लाई कर दूं लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में। तो लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करने पर बन जाएगा C/λ, और राइट हैंड साइड में हो जाएगा RCZ², 1/n1² माइनस 1/n2²। मैं C/λ को अब बोल दूंगा, C/λ को क्या बोल दूंगा मैं? फ्रीक्वेंसी न्यू। तो ये हो जाएगा फॉर्मूला, न्यू इज इक्वल टू RCZ²। ओके बेटा, तो ये एक और फॉर्मूला बन गया। अब यहाँ पर एक और चीज देखो, अगर मुझे किसी क्वांटम की फ्रीक्वेंसी पता हो न्यू, तो मैं उस क्वांटम की एनर्जी निकाल सकता हूँ E इज इक्वल टू h न्यू से। अगर मैं इस फॉर्मूले में लेफ्ट हैंड साइड में h का मल्टीप्लाई कर दूं और राइट हैंड साइड में भी h का मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरे बेटा अब मैं यहाँ पे h न्यू को बोल सकता हूँ एनर्जी ऑफ क्वांटम E, या दोनों ऑर्बिट्स की एनर्जी का डिफरेंस, क्योंकि जितना क्वांटम की एनर्जी होती है उतना ही दोनों ऑर्बिट की डिफरेंस होता है। RCH/Z² 1/n1² माइनस 1/n2²। एक फॉर्मूला ये बन गया। अब आप यहाँ पे याद करो, देखो मुझे फॉर्मूला को याद नहीं करने, बस समझने हैं। एग्जाम टाइम पे आप इनको तुरंत चेंज कर सकते हो, एक याद रखो बस ये वाला। बाकी सारे फॉर्मूले बनाना सीखो जो एग्जाम टाइम पे आप तुरंत चेंज कर सकते हो। और अब बात करें मैथमेटिकल की, तो आपको याद हो अभी हमने पढ़ा था कि डेल्टा E बराबर कितना पढ़ा था बेटा? 13.6 इंटू Z² अपॉन 1/n1² माइनस 1/n2²। याद आ रहा है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आप इन दोनों फॉर्मूलों को कंपेयर करो, आप इसको और इसको, तो आप देखोगे कि ये वाला पार्ट सेम है, Z सेम है, केवल क्या चेंज हुआ है? RCH। RCH की जगह पे क्या आ गया? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर आपसे कोई पूछ ले RCH की वैल्यू कितनी होती है, या कहीं आपको यूज करना पड़े, तो आपको इसमें R रिजबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू, C लाइट की स्पीड, H प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू, इन तीनों को मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। आप इन तीनों की जगह पे डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हो। RCH इज इक्वल टू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एनर्जी आ गई इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में। एनी प्रॉब्लम बेटा? और अगर आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में चेंज करना हो, तो आप इसको 1.6 इंटू 10 पे पावर 19 से -19 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। एनी प्रॉब्लम? No, sir. वेरी गुड। तो इस तरह से आप याद रखो कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी या क्वांटम की एनर्जी हम कई फॉर्मेट में निकाल सकते हैं। इतना अगर क्लियर हो गया तो मैं कुछ एनर्जीज के नाम यहाँ पर बताना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात, आप अपने आप समझ जाओगे। ये आप अपने आप होमवर्क है, आप करके देख सकते हो। और वो ये है बेटा कि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि सेकंड ऑर्बिट और फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी का डिफरेंस, थर्ड ऑर्बिट और सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी का डिफरेंस, फोर्थ ऑर्बिट और थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी का डिफरेंस,
ये लगातार मैं इस तरह चेक करूं कॉन्जुगेटिव एक के बाद एक, तो ये डिफरेंस लगातार कम होगा या ज्यादा होगा एनर्जी का? तो बेटा ये आप यहां से निकाल सकते हो कि अगर आप n1 n2 की वैल्यू पुट करो, तो इसको आप अपना होमवर्क है आपका चेक करना, n1 की वैल्यू 1, n2 की 2, ठीक है ना। अगली बार n1 की 2, n2 की 3, फिर 3 4, फिर 4 5, फिर 5 6, इस तरह वैल्यू पुट करके आप एनर्जी निकालना। तो आप देखोगे कि ये एनर्जी जो आप निकालोगे डिफरेंस, ये एनर्जी कॉन्जुगेटिवली आगे जाने पर कम होती जाएगी। तो अगर हम ऑर्बिट में आगे बढ़ते हैं फ्रॉम न्यूक्लियस टू आउटसाइड, तो एनर्जी बढ़ती है, बट कॉन्जुगेटिव ऑर्बिट्स की एनर्जी का डिफरेंस कम होता है। इज दैट क्लियर? Yes, sir. गुड। और जिसको ये नहीं आपका दिमाग में सेट हो, तो वो वैल्यू मैंने बता दी है, पुट करके चेक कर सकता है। मैं अब आज का लास्ट एक छोटा टॉपिक और बता रहा हूँ, 3-4 मिनट का, उसके बाद हम आज की स्टडी को खत्म करेंगे। उसके आगे हम कल स्टार्ट करेंगे आगे कंटिन्यू। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ पार्ट को, आप ध्यान से देखो। मेरे बेटाओं, किसी भी न्यूक्लियस के चारों तरफ ये ऑर्बिट बने हुए हैं। मैंने आपको इन्हें बता दिया है, ग्राउंड स्टेट किसे बोलते हैं, एक्साइटेड स्टेट किसे बोलते हैं, और इस तरह से बहुत सारे ऑर्बिट्स बने हुए हैं, चलते जा रहे हैं। और इनके बाद एक लास्ट ऑर्बिट है ये, और इस लास्ट के बाद बचता है इन्फिनाइट। ओके बेटाओ, तो यहाँ पे कुछ एनर्जीज की डेफिनेशन है। जैसे पहली डेफिनेशन है कि अगर आप ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन को बाहर इन्फिनाइट में निकालते हो फर्स्ट ऑर्बिट से, n बराबर 1 से, ग्राउंड स्टेट से, तो उस समय जो भी एनर्जी आपको चाहिए यहाँ इसको देनी होती है, उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं इसको बेटा हम? आयोनाइजेशन एनर्जी। और एक बार फिर ध्यान रखें, ये बात कभी दिमाग से नहीं निकले, इन हाइड्रोजन लाइक एटम्स और आयंस की बात हो रही है। बोर के मॉडल की यही प्रॉब्लम थी। आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या हो गया बेटा? कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जहां से इलेक्ट्रॉन गया, जहां पहुंचा, उन दोनों स्टेट का डिफरेंस एनर्जी का, जहां पहुंचा है वो ई इन्फिनाइट, इन्फिनाइट की एनर्जी, माइनस जहां से गया है फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी। हम लोग जानते हैं इन्फिनाइट की एनर्जी 0 होती है, तो ये हो जाएगा -E1। तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है बेटा? आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एनी एलिमेंट इज एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट। बोलो बेटा, बात क्लियर हो गई? Yes, sir. हाँ, ये आप लिख लेना, ई इन्फिनाइट 0 होता है। अब इसकी हम लिख देते हैं डेफिनेशन। क्या होती है आयोनाइजेशन एनर्जी? डेफिनेशन क्या है इसकी? लास्ट 2 लाइनें, फिर आप इसके बाद में हम ड्रॉप करेंगे आज का टॉपिक। क्या होती है आयोनाइजेशन एनर्जी बेटा? द मिनिमम एनर्जी required to remove an electron from ground state to infinite, या बहुत सिंपल सी बात है कि हमने रिमूव वर्ड यूज कर दिया, इतना काफी है। रिमूव का मतलब ये होता है एटम से बाहर। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन को उसकी ग्राउंड स्टेट से, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट से रिमूव करने के लिए, मतलब एटम से बाहर निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए होती है, इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। एनी प्रॉब्लम बेटा? No, sir. वेरी गुड। तो ये बात आपको स्पेशली याद रखनी है।
लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन को मैं ग्राउंड स्टेट के अलावा बेटा किसी और ऑर्बिट से बाहर निकालता हूं, सेकंड ऑर्बिट से या थर्ड ऑर्बिट से या फोर्थ ऑर्बिट से, तो उस समय जो एनर्जी चाहिए होती है दैट इज कॉल्ड सेपरेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं इसको हम? सेपरेशन एनर्जी। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव, यहां भी रिमूव कर रहे हैं हम, एटम से बाहर निकाल रहे हैं, टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट, बस ये अंतर है वहां ग्राउंड स्टेट से या एक्साइटेड स्टेट से, इज कॉल्ड सेपरेशन एनर्जी। ओके बेटा जी? Yes, sir. वेरी गुड। ग्राउंड स्टेट तो केवल एक ही है, इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी एक ही होती है, बट एक्साइटेड स्टेट बहुत सारी हैं, इसलिए सेपरेशन एनर्जी भी बहुत सारी हो जाएंगी। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो ये सेपरेशन एनर्जी हो जाएगी ई इन्फिनाइट माइनस ई एन, nth ऑर्बिट से निकाल रहे हैं। इन्फिनाइट की एनर्जी हम जानते हैं 0 है, तो माइनस ई एन, बट यहाँ पे n इज मोर देन 1 है, ये ध्यान रखना, क्योंकि एक्साइटेड स्टेट से निकाल रहे हैं। एक्साइटेड स्टेट मतलब सेकंड थर्ड फोर्थ ऑर्बिट से। तो ये सेपरेशन एनर्जी कई तरह की हो सकती हैं। अगर आपसे कहा जाए फर्स्ट सेपरेशन एनर्जी, इसका मतलब है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से इलेक्ट्रॉन निकाला जा रहा है, मतलब n की वैल्यू 2 है, तो ये हो जाएगा -E2। सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी को हम बोलेंगे -E2 को फर्स्ट सेपरेशन एनर्जी। सेकंड सेपरेशन एनर्जी का मतलब हो जाएगा सेकंड एक्साइटेड स्टेट, मतलब n बराबर 3 से निकालने में दी गई एनर्जी दैट इज -E3, थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी का नेगेटिव। इसी तरह से आपसे कहा जाए कि थर्ड सेपरेशन एनर्जी, तो इसका मतलब हो जाएगा -E4 दैट इज फोर्थ ऑर्बिट से, थर्ड एक्साइटेड स्टेट मतलब फोर्थ ऑर्बिट। इज दैट क्लियर बेटा? Yes, sir. एंड सो ऑन। तो आयोनाइजेशन एनर्जी एक ही टाइप की होती है, बट सेपरेशन एनर्जी एक्साइटेड स्टेट के अकॉर्डिंग अलग अलग नामों से जानी जाती है। तो जब एक्साइटेड स्टेट से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना हो एटम से, तो उसको बोलते हैं, दी गई एनर्जी को, गिवन एनर्जी को सेपरेशन एनर्जी, और जब ग्राउंड स्टेट से बाहर निकालते हैं तो गिवन एनर्जी को बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। यहां तक की बातें अच्छे से याद करके रिवाइज करके रखना। हम एनर्जी के ऊपर और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। Thank you, sir. Thank you, बेटा sir. ओके बेटा, वेलकम।